डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव का तीसरा और जो आखिरी चरण था उसकी पोलिंग थी। आज तीसरे चरण की पोलिंग हुई और क्या खूब पोलिंग हुई। जो शाम 5-6 बजे तक जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार तीसरे चरण में कुल मिलाकर 65% पोलिंग हुई है। लोग, हालांकि पोलिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन लोग सुबह 7 बजे से पहले से ही पोलिंग की लाइनों में लगे हुए थे और देर रात जब खबर आई तब तक भी लोग, कई जगह पर ऐसी खबरें आई कि लोग अभी भी पोलिंग कर रहे थे। जहां जो लोग लाइन में लगे थे, जो शाम तक तय समय सीमा के अंदर लाइन में लग गए थे, उनकी पोलिंग जारी थी। तो कुल मिलाकर 65% पोलिंग जो है अभी तक, जैसा मैंने कहा, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। और अगर बाकी 2 चरणों में देखें तो बाकी 2 चरणों की तुलना में पहले इस तीसरे चरण में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार का चुनाव जो है वो लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की जीत का, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की जीत का एक बड़ा संकेत है। 10 साल बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2014 में वहां चुनाव हुए थे और उसके बाद अब हो रहे हैं। इस बीच बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ। 370-35 की जो है विदाई हो गई और उसके बाद जो है जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं वहां घटी, जिस तरह से उनमें कमी आई, जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल कम हो गई, उस सब को लेकर के ये चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा दिलचस्प था। लेकिन इस चुनाव पर लोगों की नजरें इसलिए भी लगी थी क्योंकि 370 हटने पर कई राजनेताओं ने, जम्मू कश्मीर के कई राजनेताओं ने यह प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी कि 370 की जब तक वापसी नहीं होती तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी कस्में खाई गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, इनके कई नेताओं ने कस्में खाई थी कि अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे 370 की वापसी के लिए और तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 की वापसी नहीं हो जाती। यह भी कहा गया था कि 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन 370 हटा, 35 हटा, ना खून की नदियां बही, तिरंगा उठाने वालों की जो है लंबी कतारें पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह आज तिरंगा लहराता है, शान से लहराता है। खुद विपक्ष के नेता वहां तिरंगा लेकर के जाते हैं। बर्फ के गोलों से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खेलते हैं। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी। यही कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे, कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे, उनका बयान भी इस बीच वायरल हुआ जब उन्होंने कहा कि कश्मीर जाने में उनकी, मैं शब्द नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि उनको डर लगता था कश्मीर जाने में। लेकिन आज कश्मीर में जमहूरियत का ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिला जिसको लेकर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को बदल कर रख दिया, जम्मू कश्मीर को बदल कर रख दिया। जहां आतंकवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, पत्थरबाजी के नाम पर, 370-35 के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, उन सब की राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो गया और कश्मीर में जमहूरियत का ऐसा सुंदर जो है दृश्य दिखाई दिया। आज 2 टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह है जम्मू कश्मीर में नई रीत, लोकतंत्र की जीत। जी हां, इसी पर चर्चा करेंगे आज। नई रीत, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत, आज मेरा विषय यही है। लेकिन उससे पहले आज जो पोलिंग हुई, क्योंकि अब पोलिंग खत्म होगी, 8 तारीख तक सबको इंतजार करना है। 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे और जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बड़ा सवाल तो यही रहता है कि किसकी झोली में कितनी सीटें जाएंगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही है। कुछ लोग अपने दावे कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सबसे समान दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारे निर्दलीय और बड़ी तादाद में जो हैं छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतरी थी। जरा सुनिए चुनाव खत्म होने के बाद, पोलिंग खत्म होने के बाद वहां के नेता लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरा तो सबसे ज़्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार
लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा, क्योंकि 370 की आड़ लेकर के यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियों ने इसका अवधि काल 6 बरस चलने दिया। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग उन लोगों के द्वारा किया गया जो अपने वंशवाद की राजनीति स्वार्थ का पालन करते थे और आम आदमी को उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। ये नंबर गेम में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा होगा। हम इक्विडिस्टेंट हैं, हमने बराबर की दूरी रखी है हर एक से। तो पिछली भी हमें अलायंसेस में प्रॉब्लम पड़ी तो हम ऑन और ओन, और हम अकेले ही रहना चाहते हैं। जश्न जमहूरियत है, लोग इसको त्यौहार की तरह मना रहे हैं। ये कल तक जो लोग कह रहे थे कि कश्मीर में जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, आज हर एक वोटर जो अपना वोट कास्ट कर रहा है उनके चेहरे पे तमाचा है। और जो डर, जो दबाव वोटर के दिल में हमेशा से रहता था, आज उस दबाव से बाहर वोटर अपना कीमती वोट दे रहा है और जमहूरियत में अपना भरोसा जता रहा है। और इससे बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं लगता है कि आज तक देखने को मिला है। वहाँ की जनता इस बात पर भाजपा से सख्त नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने तो उन्हें राज्य का स्टेटस दिया था, स्टेटहुड दी थी, और भाजपा ने दिया तो कुछ नहीं। वो राज्य का जो दर्जा था वो भी डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। हम दूसरे देशों में चले जाएं, 5 साल बाद हमारा ग्रीन कार्ड बन जाता है, लेकिन ये विडंबना है कि 70 साल यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बहुत से ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिए गए। उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनको जगह खरीदने का अधिकार नहीं था। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है। तो ये तो आपने तमाम नेताओं के बयान सुने, लेकिन आज इस पूरी जो चुनाव प्रक्रिया चली, इसमें सबसे बड़ा, अगर किसी को कह सकते हैं कि नायक अगर कोई उभरा है, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता है, जम्मू कश्मीर का मतदाता है, वोटर है। और आज जम्मू कश्मीर के वोटर को सैल्यूट करने का दिन है। मैंने नेताओं की बात सुना, नेता अपने दावे करेंगे और 8 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो फिर इसका विश्लेषण होगा, फिर जो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसकी दौड़ शुरू होगी। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि आज के नायक जम्मू कश्मीर की जनता, वहां की आवाम थी, जिसने 370-35 को लेकर के जो आशंकाएं जताते थे लोग, जो तमाम चीजें कहते थे कि इसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो पाएगा, उन्होंने दिखा दिया कि वो डेवलपमेंट के साथ हैं, वो डेमोक्रेसी के साथ हैं, वो भारत के साथ हैं। ये उन्होंने दिखा दिया। और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं क्या है, ये चुनाव अपने आप में खास था। अभी आप जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अब जो विधानसभा चुनी जाएगी 5 साल के लिए चुनी जाएगी। उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान से ऊपर था, अलग था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो है वो लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, तो वहां 6 साल की विधानसभा होती थी, लेकिन इस बार 5 साल की विधानसभा होगी। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। और दूसरी बड़ी बात जानते हैं क्या है, जम्मू कश्मीर में जो लोग आजादी के बाद से रह रहे थे, 70 साल से रह रहे थे, आजादी के बाद से वहां पर रह रहे थे, ऐसे कई लोगों ने आज पहली बार वोट दिया है। ये वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान से आए लोग, उन्होंने आज पहली बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला। सोचिए 50 साल के, 60 साल के, 70 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो पहली बार वोट डाल रहे हैं राज्य सरकार के लिए। और इसीलिए वो लोग बड़े खुश थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि वास्तव में डेमोक्रेसी की जीत है। सुनिए जरा उनको। एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो आदरणीय मोदी जी ने सेट किया है और लोगों में एक लोकतंत्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो एक जोश और खरोश है, मुझे लगता है कि इससे
लगता है मुझे कि ये सारे रिकॉर्ड जो हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड जो हैं, असेंबली हो या पार्लियामेंट के, ये टूटेगा। जी हाँ, मैं 45 एज है मेरी, मैं फर्स्ट टाइम असेंबली का वोट कर रहा हूँ। लोकसभा में तो करते हैं, लेकिन असेंबली से हमें पिछले 7 दशकों से दूर रखा गया है, जिसका बड़ा अफसोस था और एक समाज अपने आप को बड़ा हीन भावना से ग्रस्त पा रहा था। लेकिन 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद हमारे समाज के लिए तरक्की के रास्ते खुले। हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है, हमें वोटिंग राइट मिला है, हमें शेड्यूल का कैटेगरी मिली है, जिससे कि हम पूरी अपनी जो कि नागरिकता का हम फैसिलिटी वगैरह ले सकते हैं। मेरी उम्र जो है वो 48 साल हो गई है और जो हमारे जो एमएलए के जो वोट पड़ते हैं हमने पहली बार डाले, क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे और हमको ये पहली बार 370 दफा जो है टूटने के बाद हमको ये जो हक दिया है गवर्नमेंट ने वो मिला है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। लोग तो पहले ही डालते थे, लेकिन हमने तो पहली बार वोट डाला और हम लोगों से भी ज्यादा खुश है, क्योंकि हमको ये राइट्स जो था काफी देर से नहीं मिल रहा था, तो इस बार मिला, हम बहुत खुश हैं। इस इलेक्शन में जम्मू के लोगों को बड़े राइट्स मिले। यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 सालों के बाद पहली बार वोट डालने हैं। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज फर्स्ट टाइमर वोटर बनने, तो ये लोगों में एक उत्साह बड़ा देखने में मिल रहा है। तो सोचिए, जिस देश में पिछले कई सालों से पूरी की पूरी राजनीति संविधान के नाम पर हो रही है, उसी देश में करीब करीब जो वाल्मीकि समाज है, भारी तादाद में, हजारों की संख्या में जो वाल्मीकि थे, उनको विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार तक हासिल नहीं था। 45 साल के, 50 साल के जो लोग हैं, उन्होंने पहली बार असेंबली के लिए वोट किया है, इसीलिए वो झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ये खुशी उनकी देखते ही बनती है। और इसी को लेकर आज की हम चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि कश्मीर में नई रीत, डेमोक्रेसी की बड़ी जीत, इसी पर आज की चर्चा होगी। और आज की चर्चा में मेरे साथ जो है मेहमान जो जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ सुजाता बशीर जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की। और मेरे साथ जावेद बेग जुड़ रहे हैं। जावेद बेग जो हैं सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीधा जिनेवा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बदले कश्मीर और बदले भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनेवा में। और मेरे साथ संतोष शुक्ला जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं आरपी सिंह जी आपसे करता हूँ। आरपी सिंह जी, चुनाव तो हो गए और ये डेमोक्रेसी की बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब चुनाव नतीजे जो हैं सब पे नज़र रहेगी। और आप लोगों ने तो करीब 62 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 90 में से कुल मिलाकर। कश्मीर की बड़ी सारी सीटें थी जहां आप इतने बड़े बदलाव के बावजूद चुनाव लड़ने में जो है आप कैंडिडेट नहीं जुटा पाए, या क्या कारण है मैं नहीं जानता। लेकिन आपको लगता है कि ये हारी हुई बाजी है बीजेपी के लिए, क्योंकि उन 90 में से 62 या 66 सीटों पर आप चुनाव मैदान में? मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी ने 90 की 90 सीटें वहाँ चुनाव लड़ी है? कोई एक पार्टी बता दे कि कहते कि हमने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा। कॉम्बिनेशन था ना? नहीं, हाँ, एक मिनट। और अगर कॉम्बिनेशन में तो 5 सीटों पर तो आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं वो, आप आपस में फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। बात इस इशू का नहीं है कि हमने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा या किसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। क्या वहाँ के अवाम ने जो मोदी जी ने फैसला किया था 370-35 से हटाने का, उसको नकार कर वोट डाला या नहीं डाला? क्या जो लोग कल तक कहते थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, 370-35 से जब तक नहीं हटेगा जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इस बार 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे वो, तो क्या ये बदल है या नहीं है? मूल बात ये है। बाकी तो जो आपका सब्जेक्ट है वो है कि नई रीत क्या डेमोक्रेसी की जीत। मूल बात यह कि आज लोकतंत्र जीत रहा है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें अभी आपकी डिबेट में आगे चलकर मैं उत्तर भी दे दूंगा सारे आपको, और सीट वाइज भी उत्तर दे दूंगा। परंतु ये तय हो गया कि जो पत्थरबाजी थी, जो वहाँ पर एजेंडा निकलता था, जो कैलेंडर निकलता था, उस सबको नकारते हुए वहाँ के लोगों ने एक डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाया है। और ये सिर्फ ये इन आइसोलेशन नहीं हुआ, इसके पीछे मेहनत हुई। 3 लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए जिसपे लोगों ने भागीदारी करी, और उनको समझ में आया कि अब जो चुनाव हो रहे हैं फेयर हो चुनाव हो रहे हैं, और उसमें कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं। और उसी का कारण था कि
जब डीडीसी के जब वहाँ पर ब्लॉक लेवल के जब चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, उस पर लोगों ने भरपूर वहाँ पर वोट डाले और उसका नतीजा निकला कि वहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोकल लीडरशिप खड़ी हो गई है, जो आज वहाँ की जो नॉर्मल जो वहाँ की पार्टी थी, जो वहाँ की वहाँ क्षेत्रीय पार्टी थी, जो कि पारंपरिक पार्टीज थी, जो पारिवारिक पार्टी थी, उनको चैलेंज करने के लिए आज घाटी में भी लोग खड़े हैं और ऐसे लोग खड़े हैं जिनको बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता कि वो मेन स्ट्रीम में आकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये फर्क पड़ा और जहाँ तक क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगली सरकार भाजपा के बिना नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, ये तो मुझे लगता है कि सही आपने ठीक कहा। मेरा विषय जो आज का शीर्षक है वो शीर्षक तो डेमोक्रेसी की जीत को लेकर है। बाकी 8 तारीख तक यही सब आकलनबाजियां चलेंगी और 8 के बाद भी चलेंगी। ये सरकार कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन सही जवाब सही बात है, ये डेमोक्रेसी की तो बड़ी जीत हुई है। और जिस तरह की पोलिंग हुई, जिस तरह से लोग निकल कर आए, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर की आवाम ने आईना दिखा दिया, जो कहते थे कि 370 और 35 से हटाया तो फिर जो है कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा नहीं उठाएगा और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल लेगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लोगों ने दिखा दिया वो 370-35 से फैसला जो था सरकार का वो उसके साथ हैं और वो इस बात से खुश है कि जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेमोक्रेसी की तो बड़ी जीत हुई है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक भाई। एक बड़ा मशहूर शेर है कि जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे, जो देते ना थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे, मेरा वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। देखिए कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन करने वाले, उनको कवर फायर देने वाले कितनी चालाकी के साथ झूठ बोलते हैं कि आज डेमोक्रेसी की जम्मू कश्मीर की जीत हुई है, आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ करते थे क्या? इलेक्शन रोके किसने? कितना परसेंट वोट पड़ा? डेमोक्रेसी पे ताला किसने लगाया था? कि डेमोक्रेसी पे ताला तो इन्होंने लगाया, वो चुनी हुई सरकार को एकदम से हटा दिया था। और पीडीपी के साथ जब ये गठबंधन में थे तो उस वक्त डेमोक्रेसी की जीत नहीं हुई थी, वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। आज नए नए पैमाने तय करे जा रहे हैं और इससे पहले भी ये लोग चुनाव लड़ते थे। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि घाटी में 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे वहां से भाग गए, लड़े नहीं, अभी भी नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की पता नहीं, जीत तो इंडिया अलायंस की हो रही है नो डाउट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ही नहीं रही क्योंकि फुल मेजॉरिटी टीम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं, जो कह रही थी कि कांग्रेस जो कह रही थी कि इंडिया का झंडा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं, बैकडर हो सकता है उनसे बात हो रही हो और फिर ये गठबंधन कर लेंगे जैसे नीतीश बाबू के साथ कर लिया इन्होंने। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि आपको याद होगा जब ये बिहार में नीतीश बाबू के लिए कहा आया था। ठीक है, वो तो ठीक है, मैंने नहीं आपको डेमोक्रेसी की नहीं सही जवाब सुनिए तो सही। अरे बाबा सुनिए तो सही ना, आप फिर फ्यूचर मोड में चलेगा, उस पर तो कोई बात नहीं, उस पर तो कौन किसके साथ जाएगा, कौन कहां जाए। अरे सुनिए तो सही ना, मैं अभी अरे आज के सवाल तो सुन लीजिए। अरे इतने अधीर काहे होते हैं? आज का जवाब तो, आज का सवाल तो आपने कहा डेमोक्रेसी की जीत इससे पहले नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। और हम तो हर बार कहते थे जम्मू कश्मीर में जब इतने पोलिंग होती थी तब हम जब जम्मू कश्मीर के आवाम, और मैं ये बता दूं मैंने जम्मू कश्मीर का वो चुनाव भी देखा है जहां बारामूला में मैं गया था, वहां पे 2 या 3 लोग लाइन में लगे होते थे, श्रीनगर में 2 या 3 लोग लाइन में लगे होते थे, मैंने वो चुनाव देखा है। डेमोक्रेसी की जीत, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, अरे मेरा सवाल होने दीजिए ना, मेरा सवाल होने दीजिए, मेरा सवाल होने दीजिए, मेरा सवाल होने दीजिए। सही जवाब, आवाज नीचे करिए, इनको मेरा सवाल सुनना है तो सवाल सुनिए उसके बाद बोलिएगा, ठीक है? सवाल से इतना डरते क्यों हैं आप लोग? सवाल तो पूरा होने दीजिए, डरिए मत सर, डरो मत। आपके तो नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और मैं जैसी कोई सवाल पूछने लगता हूं आप डर के मारे जो है कर देते हैं। हाँ डरो मत, हाँ बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। चलिए अब मेरा सवाल सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी की जीत तो हम तो हमेशा कहते हैं कि एक आदमी भी निकले तो डेमोक्रेसी की जीत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और डेमोक्रेसी की जीत जो है ना, और डेमोक्रेसी की जीत का जो जम्मू कश्मीर में जो पूरा ये जो नारा शुरू हुआ ना डेमोक्रेसी की जीत को लेकर, जो पत्रकारों ने बाकी लोगों ने कहना शुरू किया, ये तब कहना शुरू किया जब 87 में आज जो गठबंधन आपका है ना कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और एनसी का, उसी कांग्रेस और एनसी की सरकार ने 87 में जब डेमोक्रेसी की हत्या कर दी थी ना, जब डेमोक्रेसी का गला घोट दिया था,
उसी के कारण कश्मीर जो है इतने सालों तक कश्मीर सजा भुगतता रहा, जैसे डेमोक्रेसी की आपने लोगों ने हत्या की थी। इसलिए आज अगर डेमोक्रेसी की जीत हुई है तो उसको मानना चाहिए। आपको लगता है डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, तो फिर मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और आपको शायद डेमोक्रेसी की जीत जो है वही लगती हो जो आपने 87 में किया था, कि वोटर जो है किसी को वोट दें और जिताने के लिए जो है आप फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस जो है चाचा नेहरू आ गए थे किसी और को जिताने के लिए। तो वो सब चीजें नहीं हो रही ना, राजीव गांधी आ गए थे जिताने के लिए, तो वो सब चीजें नहीं हो रही ना। तो डेमोक्रेसी की जीत तो है, इसको तो स्वीकारेंगे कि इससे भी परहेज है। नहीं, हम तो हमेशा डेमोक्रेसी की जीत का जो है जश्न मनाते हैं। तो मैंने तो वही पूछा था, आप इधर उधर चले गए, ये जीत वो जीत, ये कैसे जीत, वो जीत, ऐसी जीत नहीं वैसी, तो आप तो इधर उधर चले गए। इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए डेमोक्रेसी की जीत नहीं लगी आज क्या। नहीं सुनिए, देखिए क्या है, घाव तो नहीं लग गया इतना वोटर देख के, किस 370 हटाया उसके बाद भी लोग निकल रहे, तो घाव तो नहीं लगा कहीं? नहीं, घाव हमें नहीं लगा हुआ है। जो स्टेटहुड का दर्जा दिया है, जो छीना है इन्होंने, वो तो आवाम जम्मू कश्मीर की तो जवाब देने जा रही है, हरियाणा की भी दे रही है। फिर उसके बाद अभी देखिएगा और 2 राज्य में चुनाव, वहां देगा 12 इसके कम टू दी पॉकेट। देखिए क्या है, आज का जो चुनाव है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नाराजगी है उसको पुरजोर तरीके से, अरे सुनिए ना सर, अरे सही जवाब सुनिए ना, सही जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए ना, मैं तो क्या कह रहा हूं, देखिए ये तो राजनीतिक जो है भविष्यवाणियां ये तो होती रहेंगी। आप अगर कह रहे हैं बीजेपी हार जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, डेमोक्रेसी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो कम से कम आप स्वीकारेंगे ना कि भाई शायद 370-35 से जो हटाया उसको लेकर के जिस तरह से गुपकार गठबंधन बना था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और आपको यह भी याद दिला दूं, वो जो गुपकार गठबंधन जिसको स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने गुपकार गैंग का नाम दिया था, उस गुपकार गैंग की जब पहली बैठक हुई थी ना कि 370 की वापसी से पहले कोई चुनाव नहीं होगा जी, हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस गुपकार गैंग की पहली बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। आपको याद दिला रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है इतनी पोलिंग होने से? नहीं, ये भी तो बता दीजिए, ये भी दूसरी, आप तो पत्रकार हैं, ये भी बता दीजिए कि महबूब मुफ्ती से क्या बात हुई थी, बता दीजिए आरपी सिंह सर। चलिए बताएंगे नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और भी कहते हैं साहब, दूसरे आंकड़े और भी कुछ कहते हैं, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं 2014 के बाद से, जब से गवर्नमेंट आई है और ये तीसरा कार्यकाल निभाए जा रहे हैं, यूपीए 1, यूपीए 2 और अब जो है जितनी भी एनडीए की सरकार, अब तो कहते हैं, पहले भाजपा सरकार कहते थे, उसके बाद से धारा 370 जब से हटाई तब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी बताते हैं आंकड़े। सर अभी सुनिए, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। सैयद जवाद गलत आंकड़े बताइए कैसे बढ़ी है, बताइए। चलिए मैं 1 मिनट क्या वो हो गया इनका, सुनिए सैयद जवाद सुनिए, अरे सुनिए मैं आंकड़ा देता हूँ, आप सुनिए। अरे बतौलेबाजी मत करो, सुनो, अरे सुनो, आपको ठोका नहीं मैंने, आप देश को बरगड़ाओ मत, सुनो आराम से। अरे सुनो एक मिनट, ये चलेगा नहीं शोक जी, इनको आप बोले इनकी आवाज नीचे करिए क्योंकि अब ये गलत आंकड़े दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं, मैं आंकड़े दे रहा हूं। हाँ बोलिए जरा, मैं आंकड़े देता हूं 2018 के अंदर वहां पर। ये सुनिए ना, ये फर्जी मोबाइल मत दिखाइए ना, फर्जी मोबाइल आंकड़े लेकर के। होम मिनिस्ट्री के आंकड़े जानते हैं, संसद के आंकड़े जानते हैं कि फर्जी आंकड़े आप अपने घर में बैठ के कहीं से आंकड़े तैयार करके मोबाइल फोन और जो है अपने शाहीन बाग के आंकड़े मत दिखाया करिए। सही, इनको स्क्रीन पे लाइए, शाहीन बाग को अभी रुकिए, शाहीन बाग के आंकड़े नहीं है, आरपी सिंह जी को दीजिए। देखिए 2018 के अंदर टेरर रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए 228 थे, पिछले साल 46 थे, अब की बार अभी तक 11 हुए। इनकाउंटर्स 179 हुए थे, पिछले साल 48 थे, इस साल अभी तक 24 हुए। सिविलियन किलिंग 55 थी, पिछले साल 14 थी, अब तक 14 हुई। सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो मृत्यु हुई 91 थी, पिछले साल 30 थी, अब तक 16 हुई। ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग हुई वो 1328 इंस्टेंस हुए थे 2018 के अंदर। अरे रुको एक मिनट, सुनो आराम से। 1328 हुए थे, पिछले 2 सालों में 0 है। और हड़तालें 52 हड़ताल हुई थी 2018 के अंदर और पिछले 2 साल में 0 है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये वो आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए हैं। सैयद जवाद सुनिए, घर के आंकड़े जो तैयार होते हैं ना, सुनिए, घर में
घर में जो है मुर्ग मुसल्लम खाते हुए और बिरयानी बनाते हुए आंकड़े जो तैयार करके आते हो टेलीविजन पे मत रखा करिए। जो संसद में आंकड़े रखे जाते हैं, जो देश के आंकड़े होते हैं, उन पर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको भारत सरकार पर, गृह मंत्रालय पे भरोसा नहीं है तो अलग बात है। चलिए, लेकिन मैं पहले सुजाता बुखारी बशीर जी के पास आ रहा हूं। सुजाता बशीर जी, इस चुनाव को आप कैसे देखती हैं? आपकी पार्टी तो पहली बार नई आई थी, गुलाम नबी आजाद साहब की, मतलब राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता, लेकिन पहला चुनाव लड़े वो, और नतीजे जो होंगे वो कुछ दिन में सामने आएंगे। लेकिन कैसे आप देखती हैं इन चुनावों को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो जो लास्ट 10 इयर्स से नहीं हो पा रहा था, इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, लोग टेंशन में थे, परेशान थे, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे थे। इससे पहले भी लोगों ने ट्रस्ट किया, लीडर्स पे ट्रस्ट किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। वही बातें, वही प्रॉमिसेस, वही फेक प्रॉमिसेस। अब जी नई चेंज, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक चेंज ही लाती है। और अगर भाजपा बोलती है हमने चेंज लाया है, दैट इज डेफिनेटली, इट्स नॉट इन कश्मीर ओनली, ये सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में चेंज होती है। ये डेवलपमेंट सारे वर्ल्ड वाइड होती है, ये एक स्टेट को छोड़ के नहीं डेवलपमेंट्स होती है। डेवलपमेंट जब आप करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, दे हैव सम मैनिफेस्टोज, तो उन मैनिफेस्टोज को लेके वो काम करती है। तो कश्मीर इज नॉट न्यू, बट कश्मीर इज हैव सफर्ड। लोग यहाँ सफर होते गए हैं, पिछले कितने सालों से सफर होते गए, चाहे वो मिलिटेंसी से हो गए, चाहे वो जो गवर्नमेंट्स बनाए उनके थ्रू सफर हो गए, चाहे स्टोन पेल्टिंग से सफर हो गए, बट हो गए हैं। और पिछले 10 साल में पहली बार आज इलेक्शन, एंड आफ्टर यूटी, तो यूटी के बाद जो ये इलेक्शन हुआ, लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जो भी काम के लिए जाता था, काम नहीं हो रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रही थी। तो लोगों ने इसलिए भी एक वोट किया है कि अब शायद चेंज आ जाए, अब जो नई सरकार बनेगी। एंड इस बार जो लोगों ने वोट किया है, दे हैव डिसाइडेड कि हमें कौन सा लीडर चाहिए, हु विल रियली लिसन टू अस, जो हमारे काम करेगा, जो हमारे काम आएगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा हो, एनसी हो, या जो भी अलायंस हो, ये जो भी गवर्नमेंट आए, वो लोगों का डिसीजन होके ही आ जाएंगी। एंड जो भी आज तक हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि आंकड़े जी वो देखिए, बट डजंट मीन कि आप वही एक देखिए। आप देखिए स्टोन पेल्टर्स, जो यहाँ हमारे मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि हम जी इनको छोड़ेंगे, बट वो स्टोन पेल्टर्स का तो आज तक भी चार्जशीट नहीं एंटेड हो गया है कोर्ट में। आज भी वो चार्जशीट्स अभी भी उन्हीं पुलिस स्टेशन में। एंड आज जब वो बच्चे, कुछ लड़के तो ऐसे, जब उनको वो खत्म हो जाता है टाइम पीरियड, तो उनके अगेन उन पे और एक PSA लगता है। वो तो कोई खत्म नहीं हुआ है। उन पेरेंट्स से पूछिए, उन घर वालों से पूछिए, जिनके बच्चे 15-15 साल से बंद है, 10-10 साल से बंद है। तो कोई स्टोन पेल्टर इज नॉट अ मिलिटेंट। स्टोन पेल्टिंग तो आपके सारे हिंदुस्तान में होता है, सारे वर्ल्ड वाइड होता है, इट्स नॉट इन कश्मीर ओनली। आज तक उनके चार्जशीट अटेंड नहीं किए गए हैं, प्रेजेंट नहीं किए गए हैं कोर्ट में। जी, मुझे लगता है, सुजाता जी, मुझे लगता है, वन मोर रीजन, लेट मी स्पीक, दिस इज वन मोर रीजन लोग इसलिए वोट कर रहे हैं कि अब की जो गवर्नमेंट आएगी, शायद वो हमारे लिए बात करे। और अगर आज भी ये गवर्नमेंट नहीं लोगों के सुन के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, देन आई थिंक कभी भी नहीं बात। चलिए सुजाता जी, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, जब सरकार आएगी तो जो स्टोन पेल्टिंग वाला मामला है या बाकी सब मामला है, उस पर जो है नई सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन ये कहना कि स्टोन पेल्टर जो है वो बड़े निर्दोष हैं या बड़ा उन्होंने कुछ गुना, ये ठीक है कि इंसाफ के हिसाब से सबको न्याय होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये कहना कि देश भर में स्टोन पेल्टिंग होती है, देश भर में वैसे देश भर में, सुनिए ना, देश भर में स्टोन पेल्टिंग जो है वो नहीं होती जो कश्मीर में होती है। कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग जो पैसा ले लेकर जो है 500 रुपए लेकर, 1000 रुपए लेकर के जो सेना पर, और मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन कश्मीर में बहुत सारे लोग जो है स्टोन पेल्टिंग से भी मरे हैं। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग कैसी होती थी, उसको कम से कम जो सेना पर पथराव करेगा, क्या सेना उसके हाथ में फूल थमाएगी क्या? नहीं, मेरा सुनिए, सेना के जवान को जो पत्थर से मारेगा वो पत्थर नहीं होता था, वो बम की तरह इस्तेमाल होता था वो, और सेना कम से कम उसको फूल नहीं देगी, समझे ना। और चाहे पथराव करने वाला कश्मीर का हो या वो केरल का हो, उसकी जगह जेल में है, आप अगर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो पत्थर आपका रास्ता नहीं हो सकता, और जो पत्थर उठाए उसकी सजा जेल है।
उसकी सजा डेमोक्रेसी में नहीं है। सुनिए ना, मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। मैं पत्थरबाजी पर किस दिन आपसे 1 घंटा डिबेट करूंगा, 1 घंटा डिबेट करूंगा, अभी मेरा विषय नहीं है। आज कम से कम रुकिए, इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। आज मैं जब कश्मीर की आवाम ने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की जीत की है, तो मैं आज पत्थरबाजों की गाथा आपसे सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। पत्थरबाजों की गाथा सुनने के लिए मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। आपको पत्थरबाजों से इतना प्यार है तो अपने घर में रखिए, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन पत्थरबाजों की जगह जेल में है, जेल में है पत्थरबाजों की जगह। जावेद बेग, ये जो है कश्मीर के चुनाव को, आप अभी जिनेवा में हैं लेकिन आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन चुनाव को कश्मीरी आवाम जो है कैसे देख रही है, उनके लिए क्या मायने है इस चुनाव के? शुक्रिया अशोक साहब। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सारी इंस्टीट्यूशन ने, लोगों ने, बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत में भरोसा दिखाकर जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट किया। कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रीजन्स। मैं बहुत खुश हूं, आप यकीन मानिए। पिछले 1 महीने से मैं यहां पे हूं और पिछले 10-15 दिन से हर जगह यहां पे एक टेबल टॉक थी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन। आप यकीन मानिए, हमारी खुशी से ज्यादा जिन लोगों ने 30-35 साल हमारी खुशियों में रोड़े अड़काए, हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी, उनके चेहरे देखने लायक है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में उनके चेहरे देखने लायक। हमारी खुशियों से ज्यादा वो गमगीन हो गए। ये हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क की आवाम को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में खुशहाली देखकर, अमन देखकर और जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट करते हुए लोगों को देखकर हमारे दुश्मन बिल्कुल बहुत गमगीन है। हमारे दुश्मनों के चेहरे देखने लायक है। ये इसके, मुझे लगता है दिस इज बिहाइंड द कर्टन जो हमें समझना चाहिए। कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका खेल खत्म हो गया ना, उनका पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया ना, जो खेल खेलते थे। एब्सोल्युटली, जो आइडिया ऑफ इंडिया के दुश्मन है, जो चाहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया फेल हो जाए, जैसे उनका आइडिया 71 में फेल हुआ, 65 में फेल हुआ, फिर 90s में फेल हुआ, 2019 में फेल हुआ, फेल होता जा रहा है। उनके गलत इकदामात हमारे जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, भाईचारे से अगर आप कंपेयर करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर में 0% वायलेंस, 0% कोई इंसिडेंट हुआ, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या अभी असेंबली का इलेक्शन जो कंक्लूड हुआ। उनके यहां जो इलेक्शन था, जो बिल्कुल बदनाम ज़मान इलेक्शन हुआ, जिसमें जीतने वाली पार्टी के जो लोग हैं वो इस टाइम जेल में हैं, हारने वाले लोगों के हाथ में वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हुकूमत दी। और यहां हमारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। मुझे लगता है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जमहूरियत के इस त्यौहार को, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यह वक्त डिफरेंसेस को ढूंढने का नहीं है, बल्कि जो हमारा कॉमन गोल है जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल करने का, सारी सियासी जमातों को उस गोल को अचीव करने में लगना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो 30-35 साल खोया है, जम्मू कश्मीर की अवाम जो 30-35 साल इस जमहूरियत के इस सबसे बड़े त्यौहार से महरूम रही। बिल्कुल 87 का आपने जिक्र किया, 87 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों को यकीन नहीं होता था इन इंस्टीट्यूशंस पे, डेमोक्रेसी पे। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं उसी मुश्किल तरीन वक्त में पैदा हुआ हूं, मेरी परवरिश उसी मुश्किल तरीन वक्त में हुई है। भला मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है? आज मेरे जम्मू कश्मीर में अमन देकर, भाईचारा देकर, तरक्की और खुशहाली की राह देकर मैं बड़ा खुश हूं। मेरे सारे दोस्तों से गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में जो हालात थे आज बदलाव देखकर खुदारा शुक्रिया तो अदा करें। और जिन लोगों की बदौलत ये बदलाव वहां पे आया है, मुझे लगता है कम से कम उन्हें हमें क्रेडिट देना चाहिए। अगर हमें उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो, और जो आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में जो कमियां पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में रही, बुनियादी ढांचा अभी भी हमारा एज अप टू द मार्क नहीं है,
बहुत सारा अचीव करना है। कैसे हम करें अगर हम डिफरेंसेस पे ही बात करते रहे? मेरी गुजारिश है मेरे दोस्तों से, सारे पॉलिटिकल पार्टीज से, जम्मू कश्मीर में हमें बहुत बड़ा एक मेहमत चैलेंज है। पिछले 30-35 साल के नामासाइद हालातों की वजह से जो डेवलपमेंट में हम पीछे रहे, उसको हमें पूर्ण करने की कोशिश करनी है। हमारे पास बड़े चैलेंज है, आपने जो कहा ना, हमारे पास बड़े चैलेंजेस है। हम अभी टूरिस्टों को कैटर नहीं कर पाते हैं। 2 करोड़ टूरिस्ट लास्ट ईयर आए, आपके पास बुनियादी ढांचा नहीं है अशोक साहब। एकदम वो सारी चीजें जो आप चुनौतियां जो नई सरकार होगी उसके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। लेकिन मैं एक बात, जो आपने 87 की बात की ना, मैं दर्शकों को, जो लोग बहुत ज्यादा इतिहास नहीं जानते, उनको सिर्फ थोड़ी सी एक बात बता दूं। दरअसल वहां पर लोग वोट इस वजह से नहीं डालते थे 87 के बाद। 87 में दरअसल 87 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो लोग चुनाव जीते थे उनको जो है राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की जोड़ी ने मिलकर उनको चुनाव हरवा दिया। तो जिन लोगों को वोट मिले थे वो लोग जो है हार गए। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया। आमतौर पर कश्मीरी आवाम को यह लगता था कि भाई हम वोट किसी को भी दें, लेकिन दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ना, वो जिताएंगे उसी को जिसको लोग दिल्ली चाहेगी। और इसीलिए कश्मीरी आवाम धीरे धीरे जो है चुनाव से दूर होती गई। वोटिंग परसेंटेज इसीलिए धीरे धीरे कम होती गई। स्थानीय लोग जरूर कुछ कुछ निकलते होंगे स्थानीय कारणों से, लेकिन मोटे तौर पर उनको लगता था कि ये वोट जो है चुनाव पूरा रिग्ड चुनाव है, ये पूरा चुनाव जो है पूरी तरह से ये रिग किया हुआ है, इसलिए वो वोट नहीं देते थे। लेकिन अब जनता को भरोसा हुआ है कि भाई ये चुनाव स्वतंत्र है, निष्पक्ष चुनाव है। और मुझे लगता है राहुल गांधी को भी कश्मीरी आवाम की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो आज भी अमेरिका में जाके और ब्रिटेन में जाकर जो ये कहते हैं कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मुझे लगता है विपक्ष को सुनना चाहिए। आज कश्मीरी आवाम भी मान रही है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते, इसलिए वो निकले। अरविंद सिंह जी, जल्दी से आपका कमेंट। फिर मैं छोटी सी बात, आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूं मैं। सैयद जवाद रुकिए, 1 मिनट आ रहा हूं, आधे सेकंड, 1 मिनट आ रहा हूं। सैयद जवाद, 1987 का आपने जिक्र किया, आपने कहा इलेक्शन रिग हुआ, उसका खमियाजा भुगता है कश्मीर ने। और रिग किया तभी तो लोग बॉर्डर पार के वहां से आतंकवाद का पूरा मोहर खड़ा किया, क्योंकि उनको राजीव गांधी को अपने चाहते फारूक अब्दुल्ला को बैठाना था। और जिनको हराया, जिनको बाहर किया, वो उन्होंने बंदूकें पकड़ ली। और उसका नतीजा है कि आज पिछले इतने सालों में पूरा का पूरा कश्मीर तंग हुआ। ये है कारण, ये बात मूल बात है। और आप बोलो तो मैं नाम नहीं लेता हूं। सलाउद्दीन का बॉर्डर पार करने का एक कारण यह था, और हथियार उठाने का कारण यह था कि वो चुनाव लड़ा और यहाँ पे चुनाव रिग हुआ, उसको लगा मुझे हरा दिया गया और जानकर हरा दिया गया। और आज सलाउद्दीन एक बड़ा हुआ बनकर खड़ा हो गया देश के आगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी दोस्ती निभानी थी। ओके, ठीक है। मैं अब मैं सैयद जवाद आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, लेकिन मुझे उससे पहले ना एक और विषय उठाना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जो अभी जावेद बेग कह रहे हैं ना कि जो लोग कश्मीर में। मैं आ रहा हूं सैयद जवाद, 1 मिनट रुकिए। मेरा विषय छूट जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय। मैं उस विषय पर आऊंगा, फिर आपको मौका दूंगा, आप उस पर भी रखिए, जो बात कहना चाहते हैं वो भी रखिएगा। क्योंकि एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, जो जावेद बेग कह रहे हैं ना कि जो लोग कश्मीर में खलल डाल रहे थे उनके चेहरे उतरे हुए हैं। अब देखिए कि ये उन्होंने, वो अभी जिनेवा में है, मैं आपको न्यूयॉर्क लिए चलता हूं। न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठकें होती है ना, उसमें हर बार भारत और पाकिस्तान, पूरा का पूरा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती थी, वो पूरी की पूरी जो है भारत और पाकिस्तान की कश्मीर पर जो है वो लड़ाई में बदल जाती थी। कोई और मुद्दा वहां नहीं उठता था। और यही सार्क का भी हाल हुआ, सार्क आज डिफंक्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता था वो वहां पर कश्मीर की बात उठाता था, और भारत जो है डिफेंसिव होता था, पाकिस्तान अग्रेसिव होता था, क्योंकि 370 था। 370 पे रहते वो कहता कि ये तो अनडिस्प्यूटेड, ये तो डिस्प्यूटेड जगह है, इसका तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है। लेकिन 370 हटने के बाद एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब भारत एग्रेसिव है और पाकिस्तान डिफेंसिव है संयुक्त राष्ट्र में। और भारत में अब जब भारत जाता है कश्मीर में यूएन में, तो भारत ये कहता है कि बात जो है कश्मीर पर नहीं होनी, बल्कि अब बात जो है वो पीओजे पे होनी है, उस कश्मीर पर होनी है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, क्योंकि उसको भी आजाद कराना है। सुनिए जरा, मैं आपको सुनाता हूं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार यूएन में क्या बोला था। सुनिए और फिर आऊंगा इस विषय पर। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences.
The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. तो पूरी तस्वीर बदल गई। अब भारत डिफेंसिव नहीं, अब भारत जो है एग्रेसिव है। कहता है कि बात सिर्फ होगी जो पाकिस्तान के कब्जे में जो अवैध है कश्मीर का हिस्सा, उस पर बात होगी, क्योंकि वो हमें आज़ाद कराना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो हरियाणा में गए तो उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बात बोली, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी की बात है। कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में ये मुद्दा उठाया कि जो लोग 370 की वापसी की बात करते हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी की बात क्यों नहीं करते। सुनिए जरा प्रधानमंत्री को, और उसके बाद इसी पर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था। वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। सही बात है, प्रधानमंत्री ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 370 की वापसी की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है उसको वापस लाने की बात नहीं करते। आ रहा हूं सही जवाब तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, जल्दी से सही है जवाब जी। तो 370 की वापसी की बात होती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वापसी की बात कभी नहीं होती, मुंह से नहीं निकलता। अब बताइए 10 साल तो सरकार के ले गए, हमने रोका थोड़ी ना, जब चाहे ले लें जाकर। अरे तो आपने तो 370 भी नहीं रोका था, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बोलते क्यों नहीं, सरकार पे बोलिए, दबाव डालिए। चलिए जब चाहे ले लीजिए, दबाव डालिए ना, आप लोग बोलिए तो सही, मांग तो करिए, आप लोग तो मांग भी नहीं करते। अरे भाई 10 बार मांग करे, ले लीजिए। अरे आप 10 बार मांग करते हैं, एक बार तो राहुल गांधी संसद में बोले ना, वो तो डरते नहीं है, एक बार बोले पाकिस्तान से बिना डरे बोले कि 370 छोड़ो, हमको वापस दो, कश्मीर वापस दो कब्जे वाला। अशोक भाई आप भी जानते हैं पाकिस्तान के उस वक्त जो है कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए थे जब यूएन के अंदर इतना हवा मचा हुआ था। कांग्रेस जो है हमेशा निर्णय बहुत मजबूत लेती है। छोड़िए आज की मौजूद बात करिए, तारीख की बात आज की तो बात कर रहा हूं सर, शाम हो जाएगा। सुनिए तारीख की बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, प्रोग्राम आपको 4 दिन चलाना पड़ेगा कांग्रेस की उपलब्धियों पे। ठीक है ये, हाँ फिर मैं बोलूंगा तो बात दूर तक नहीं, फिर अगर मुझे कांग्रेस की बुराइयां निकालनी होंगी तो फिर 7 दिन तक चलाना पड़ेगा, शायद 1 महीने तक सीरीज चलानी पड़े। कांग्रेस ने देश को कैसे गड्ढे में डाला, अगर मुझे उस पर डिबेट करनी पड़े तो पूरा 1 हफ्ता मुझे चलाना, 1 महीने चलाना पड़े। चलिए विषय पर आइए। मैं तो आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, विषय पर आइए ना, चलिए विषय पर आइए, स्वागत करता हूं विषय पर। देखिए अब जहां तक इन्होंने बात करी तो कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि स्टेटहुड का दर्जा वो मिल करके रहेगा यार। जो बेरोजगारी है वो उसको खत्म करा जाएगा और वहां पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो ना वो कश्मीर के साथ है ना कश्मीरियत के साथ। कांग्रेस पार्टी हमेशा कश्मीर की आवाम और कश्मीरियत के साथ, वहां पर किसानों और डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल साफ मैनिफेस्टो में कह रखा है कि हम उनको किसानों को, उनके सेब को जो है अच्छा मुआवजा और तमाम चीजें दी जाएंगी। कि भारतीय जनता पार्टी कहां बात करती। अच्छा हैरत की बात यह है, एक बड़ा स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे, जो है गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि 2 सिलेंडर जो है ईद पर और जो है वो मुहर्रम पर दिए जाएंगे। तो बताइए 1 सेकंड, तो ये जो है ये बात हरियाणा चुनाव में भी मीटिंग रही और अभी जो है सुनिए ना, अब आप विषयांतर कर रहे हैं, मैं राजनीतिक सुनिए ना, आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं हरियाणा चुनाव पर कल बात कर लेंगे, गैस सिलेंडर पे कल बात कर लेंगे। आप लोगों के लिए गैस सिलेंडर मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गैस सिलेंडर पे का मैंने आपसे पूछा पाकिस्तान के कब्जे वाले पर कुछ बोलेंगे तो उस पर आपके बोल नहीं फूटते, गैस सिलेंडर के लिए जो है तुरंत बोलेंगे। मतलब गैस सिलेंडर आपको चाहिए, लेकिन भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उस पर मुसिला रहेगा, उस पर नहीं बोलेंगे। मतलब उस पर डरते क्यों है? अरे आप भी, मुझे लगता, सुनिए ना, मुझे लगता है आपका भी शिंदे जी वाला हाल हो रहा है, मुझे लगता है आपका भी शिंदे जी वाला आ रहा है। शिंदे जी ने कहा मेरी लाल चौक जाने में डैश थी, मुझे लगता है आपका भी पाकिस्तान का नाम लेने में डैश थी हो जाता है। मैं वो शब्द नहीं लेना चाहता, लेकिन डैश थी मत करिए ना, खुलकर बोलिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए, हमारा हिस्सा है वो। अरे सुन तो लीजिए, कल रात मैंने एक सपना देखा। अरे सपना छोड़िए, मुझे आपके सपने पे बात नहीं करनी है, आप सपना रोज देखिए सर, आप रोज सपना देखिए। संतोष शुक्ला को लाइए, संतोष शुक्ला, अब वो सपने पे चले गए। मेरे पास समय नहीं आपके सपनों पे बात करूं, आपके सपनों पे किसी और दिन बात करेंगे। आज मुझे कश्मीर की हकीकत पे बात करनी है। संतोष शुक्ला, कश्मीर में जो चुनाव हुआ और उसके बाद अब जो है आज जो पीओजेके की बात सरकार कर रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये आक्रामक राजनीति है भाजपा की और ये समय के अनुकूल संचालित होने वाली राजनीति है। जैसे हमारे सारे पैनलिस्ट मित्र जो कह रहे हैं, असल में पूरे देश की अपेक्षा है, शुभेच्छा है कि जम्मू कश्मीर विकास की यात्रा में सिरमौर बने भारत का और शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत भूभागों में है। ऐसे में इस प्रकार की बात कि अब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको अपने साथ लेने के लिए भाजपा के आक्रामक रणनीति का ही हिस्सा है। और अभी योगी जी ने भी हरियाणा में बोला है, मोदी जी भी, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोला है। तो ये
बहुत समय के अनुकूल चलने वाली राजनीति का ही एक हिस्से के रूप में मैं इसको देख रहा नहीं, हूँ। लेकिन संतोष जी क्या ये रणनीति का हिस्सा है? आप कह रहे हैं कि सरकार की रणनीति का हिस्सा है, या सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए एक और जुमला उछाला जा रहा है? नहीं, लुभाने से आप इनकार नहीं कर सकते। ये भावनात्मक देश है, तो राजनीति में जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो मतदान को प्रभावित करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इतना आसान होगा भी नहीं जहां तक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें। लेकिन एक मनोबल बढ़ाने के लिए और एक आक्रामक राजनीति की प्रस्तुति के लिए, उसके गेस्चर के लिए बहुत अच्छा है। वो कोई भी दल बोल सकता है, बोलना चाहिए। सारे दलों को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का स्वागत सबको करना चाहिए। वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। उसके लिए आक्रामकता के साथ बढ़ रहे हैं आगे। मुझे लगता है बोलना तो सबको चाहिए, क्योंकि संसद में इसके ऊपर प्रस्ताव पारित हुआ है। भाई ये हमारा हिस्सा है, और इसको लेकर के बोलने में, और ये भारत इसको लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने में किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? बल्कि सबको कहना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहना चाहिए हमारा हिस्सा है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर आ रहा हूँ मैं छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उठो आप देख रहे हैं। चलिए जल्दी से अब विषय पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं सुजाता बशीर जी आपके पास आ रहा हूँ। सुजाता बशीर जी, ये जो आज जो अब कश्मीर का चुनाव तो हो गया, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन अब POJ भारत का हिस्सा है, भारत को मिलना चाहिए, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है? अगर ये इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया वापस लेना चाहिए। बट वॉर से तो नहीं कुछ हो जाएगा ना। इतने साल हम भी वॉर में ही फंसे हुए थे, इतने साल हम भी गोली बारूद में ही पले हैं। एंड हमें पता है वॉर की तो बात ही नहीं। वॉर तो किसी ने कहा नहीं लड़के लेंगे। ये तो बार बार कहा जाता है कि वो अपने आप वो हिस्सा आएगा, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं। अगर वहां के लोग चाहते हैं, दे हैव टू टेक सम इनिशिएटिव्स कि हाँ वो बात करें, UN में बात करें कि हमें वापस इंडिया भेज दे। हम लोग पार्ट ऑफ इंडिया है तो हमें वापस इंडिया भेज दे। एंड इंडिया उनको साथ है। हम तो बोलते हैं अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, ओपन द बॉर्डर्स एंड उनको आने दीजिए। अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वी वेलकम देम। हम लोग तो तैयार हैं उनको लेने के लिए। हमने कब बोला है कि नहीं आ जाए, बट जब तक उनकी अपनी मर्जी ना। अगर हम फोर्सफुली यहीं से बोलते हैं, ऐसा ना हो कल को यही लोग बोले नहीं जी हमें इंडिया ने फोर्सफुली लिया, हमें मर्जी नहीं थी जाने की, हमें ये चीज जबरदस्ती लिया गया हमारे लिए। नहीं, अभी तो आप पता नहीं, आप तो कश्मीर में, हम तो दिल्ली में बैठ के खबरें देखते हैं। आप पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, हम तो देश भर में खबरें आ रही है कि वहां के लोग जो है सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे उनको आटा नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि भारत, हमें तो भारत के साथ मिलना है। आपने वो शायद खबरें नहीं देखी होंगी, लेकिन मैंने वो खबरें देखी हैं। ऐसी एक नहीं, रोज ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसी रोज तो ये भी बोलते हैं ना कि ये सारा रुपयों की नहीं बोल रहा है। हाँ, ये कुछ ग्रुप है जो जाना चाह रहा है। अच्छा। बट जब सारा एक सोसाइटी ना उठे, जैसे हम लोग थे, हम लोगों ने कहा हमें कोई पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हाँ। उन्होंने हमारी कंट्री में आके कोई नहीं, वहां सोसाइटी भी, पूरी सोसाइटी भी बोलेगी, यकीन रखिए वो सोसाइटी भी बोलेगी। वो दिन भी आएगा, जल्द आएगा, वो जल्द आएगा। कब आएगा अभी RP सिंह जी से पूछूंगा मैं।
हाँ, कब आएगा आरपी सिंह जी को? लेकिन जावेद बेग, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर, जावेद बेग आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पे। अशोक साहब, आइडिया ऑफ इंडिया इनकम्प्लीट है जब तक POJK और POGB ये दो अलग अलग खिते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अलग खिता है, हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। बहुत सही बात POJK अलग खिता है लेकिन हमारा हिस्सा है। और स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है POGB। जब वो हिस्सा वापस आता है, क्योंकि हमारे पास उसके कागजात है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महाराजा ने जब एक्सेशन किया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, वो लखनऊ से लेकर वाकन कॉरिडोर तक हुआ है। तो जेन्युइनली हमारा उस पर हक है, उन लोगों का हम हक है। पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से उस पर कब्जा जमाया है। देश सवेर उन लोगों को, उस हिस्से को हमारे साथ जुड़ना ही है। बहरहाल जो फाइनल कॉल है हमारे ऑनरेबल PM साहब को लेनी है, लेकिन इसमें सारे पॉलिटिकल जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो तब कंप्लीट है जब ये सारा हिस्सा जो है वो भारत का हिस्सा है, भारत के साथ बने। आरपी सिंह जी, ये सिर्फ जुमलेबाजी है या फिर ये जो है दरअसल इसमें कुछ सब्सटेंस भी है, सरकार की कोई ऐसी योजना या रणनीति भी है? देखिए, सबको पता है कि POJK कैसे हमसे अलग हुआ। कुछ लम्हों की गलती थी, सदियों ने उसको भुगता है और कई साल हो गए हम उसको भुगत रहे हैं। और उसके कारण से ही हमारे देश में जो कश्मीर के इस हिस्से में जो गड़बड़ होती है। और बहन, अगर नहीं है वो हमारा हिस्सा है और रहेगा। और ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार ये रेजोल्यूशन पास हो चुका पार्लियामेंट में। और मैं आज क्या कर जा रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी के रहते ही POJK भारत का अभिन्न अंग बनेगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, मोदी जी के रहते ही 370-35 हटी। अगर आपको याद हो, मैं आपकी डिबेट पे क्या कर गया था 370-35 हटने के, और मैं टाइम फ्रेम भी देख रहा, आज टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, परंतु ये कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी के अगर POJK भारत का हिस्सा वापस होगा तो सिर्फ मोदी जी के रहते होगा, और वो समय दूर नहीं है। वैसे मैं ये बात कई बार कहता रहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं कई बार ये कहता रहा हूँ आरपी सिंह जी ने, जब 370-35 से हटने की चर्चा भी नहीं होती थी, तब मेरे शो में 2 टूक में उन्होंने बोला था कि मोदी जी जो है बहुत जल्द जो है 370-35 से हटाएंगे। ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उनकी वो भविष्यवाणी सही हुई, 370-35 से हटा। आरपी सिंह जी ने तब कहा था जब इसकी चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन आज POJK की तो चर्चा हो रही है, तो आज वो इतने भरोसे से कह रहे हैं, तो चलिए, हमारी दुआएं हैं, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भारत का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा रहेगा और भारत के साथ उसको आना ही होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।